नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 51 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में से किसका मिलान गलत है? तो ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1988। तो जो 51 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है LM सिंघवी समिति 1988 नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो 1986 है। तो बाकी हम लोग देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 भी ठीक है, GV राव समिति 85 भी ठीक है, जबकि LM सिंघवी समिति 1986 होना चाहिए, जबकि दिया गया है 1988। चलिए, तो भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान में किया था। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों में LM सिंघवी समिति गठन 1986 में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखें। 52 नंबर सवाल है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 7 नंबर अनुसूची में 3 सूची हैं। तो शिक्षा संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, वर्तमान में संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 है। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। और तीरंदाजी है, आर्चरी, ये भूटान का है। वॉलीबॉल नेपाल और श्रीलंका का है। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं 54 नंबर सवाल में। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता? तो ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन सी 1986। तो भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक 1928 के हॉकी खेलों में जीता था। यह ओलंपिक एम्स्टर्डम में आयोजित की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने अब तक कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक का हॉकी में। तो सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहली बार कब जीता था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, जबकि भारत ने आखिरी बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था हॉकी का गोल्ड मेडल लास्ट। जबकि 2020 ओलंपिक जो 2021 में आयोजित हुई थी, इसमें भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता, लेकिन स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है। चलिए, तो 55 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो ये करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों। वर्ष 2021 में कुल 119 नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री शामिल है। भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पे पद्म श्री शामिल है। 56 नंबर सवाल है कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। नेफ्रोसिस नहीं, नेक्रोसिस कहा जाता है। तो दोनों मिलता हुआ नाम है, तो थोड़ा सावधान रहें। नेक्रोसिस।
चलिए, अब है 57 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महिलाओं में सभी गुणसूत्र एक समान होते हैं, जबकि पुरुष में बाह्य जोड़ी सेम होते हैं और 23वां जोड़ी अलग होता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों को दर्शाता है। तो जो इसका आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई, यानी एक्स और वाई दोनों डिफरेंट होते हैं, यही मतलब बच्चे के लिंग निर्धारण करता है। चलिए, 58 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है। तो ये बहुत आसान सवाल है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा केमिकल एनर्जी में बदलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ऑप्शन ए है जलवाष्प, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन नहीं है। तो देखिए, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस टोटल 6 होते हैं। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो गया, नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। तो स्तनपायी नहीं है ये पूछा गया है हम लोगों से। तो चलिए, शार्क, चूहा, चमगादड़ या सभी। तो देखिए, चमगादड़ स्तनपायी के अंतर्गत आता है, चूहा भी स्तनपायी है, जबकि शार्क स्तनपायी नहीं है। तो जो हमारा जो सही उत्तर हुआ वो हो गया दोस्तों शार्क। शार्क स्तनपायी नहीं है, ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि व्हेल स्तनपायी है। अगर व्हेल रहता तो वो स्तनपायी हो जाता, लेकिन शार्क मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं। तो मानव मस्तिष्क की बात किया जा रहा है। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं, हृदय में नहीं, हृदय में नहीं पूछा जा रहा है, आपका मस्तिष्क में पूछा जा रहा है। तो मानव मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं। तो मानव मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं। 2 पार्श्व निलय जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में होते हैं, तृतीय निलय अग्र मस्तिष्क में, जबकि चौथा जो निलय होता है वो पश्च मस्तिष्क में होता है। तो इसका जो आंसर हो गया वो टोटल 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है, यानी मानव मूत्र में नहीं पाया जाता है, यानी अगर वो पाया जाएगा तो एक तरह का बीमारी समझिए। तो देखिए, सोडियम, तो मानव मूत्र में सोडियम पाया जाता है, यूरिया ये भी पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में सबसे ज़्यादा 95% जल, 2% अनावश्यक लवण, 2.6% यूरिया, जबकि 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग यूरोबिलिन के कारण होता है। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो गया वो हो गया एल्ब्यूमिन। मूत्र का सामान्य घटक नहीं है, मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता है। चलिए, 63 नंबर सवाल है कि मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है।
तो अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो ये तो होना चाहिए त्वचा, लेकिन यहाँ आंतरिक अंग पूछा होगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है, यानी यकृत होता है। तो यही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए 64 नंबर सवाल है कि 1.5 प्रतिरोध के 1.5 प्रतिरोध के ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल कितनी शक्ति होगी। तो यहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल है, अगर आप बना सकते हैं तो बना के देखिए, वीडियो रोक कर हम यहाँ थोड़ा बना देते हैं। चलिए, जो इसका रेजिस्टेंस हो गया यानी आर दिया हुआ है वो हो गया 1.5 ओम, वोल्ट दिया हुआ है वो है 150 वोल्ट, और आपसे पूछा जा रहा है कि पावर कितना होगा P। तो P बराबर फॉर्मूला होता है V² अपॉन R। तो V² अपॉन R, तो अगर आप V² अपॉन R सोल्व करते हैं, V² अपॉन R, तो जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा 15,000 वाट, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो 64 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो गया 15,000 वाट। 65 नंबर सवाल है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। तो देखिए, चिपकने के लिए असंजक बल की आवश्यकता होती है और न चिपकने के लिए तो ससंजक बल। तो 65 नंबर सवाल है, पानी की बूंदों तथा तैलीय पृष्ठों के अणुओं के असंजक बल का मान पानी के अणुओं के मध्य ससंजक बल से कम होता है, अतः असंजक बल के अभाव के कारण पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। तो जो इसका सही आंसर हो गया, इसका जो सही आंसर हो गया दोस्तों, वो हो गया असंजक बल, असंजक बल। 66 नंबर सवाल है, 66 नंबर सवाल है, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तो तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटा होता है। तो पहले समझिए तुल्यकाली उपग्रह क्या होता है। तो तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है, तथा इसकी परिक्रमण अवधि पृथ्वी के परिक्रमण अवधि के समान 24 घंटे का होता है। चलिए, लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल, तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि उसका परिक्रमण काल यानी टाइम पीरियड पूछा जाए तो ओनली होता है 84 मिनट, यानी 1 घंटा 24 मिनट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रहों का ये कक्षीय चाल और टाइम पीरियड। 67 नंबर सवाल है, 67 नंबर सवाल है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड बराबर फॉर्मूला होता है 2π√L/G। तो अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो जी का मान घट जाता है, चंद्रमा पर ले जाते हैं तो जी का मान घट जाता है, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा 67 का वो बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 68 नंबर सवाल है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है, 68 नंबर सवाल है। तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत तथा चुम्बकीय दोलनों के माध्यम से संचरण करती है। तो एक्स किरणें, जिसका खोज रोंटगन ने किया था, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। आइए हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है पूछा है। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन की ओर नज़र दौड़ाते हैं। ऑप्शन ए है नारियल, ऑप्शन बी जौ,
ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी ज्वार। तो ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो जौ, मक्का, ज्वार, बांस, चावल आदि ग्रेमनेसी कुल का पौधा है, जबकि नारियल है जो पल्मी कुल का पौधा है। नारियल है पल्मी कुल का पौधा है। तो यहाँ पूछा है कि कौन ग्रेमनेसी कुल का पौधा नहीं है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नारियल। चलिए 70 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? 70 नंबर सवाल है, एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन आदि का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन का स्राव अग्नाशय के द्वारा होता है, जबकि पेप्सिन, रेनिन आदि का स्राव जठर रस के द्वारा होता है। पेप्सिन और रेनिन का जठर रस के द्वारा, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन का अग्नाशय के द्वारा। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। 71 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? 71 नंबर सवाल। तो 71 नंबर सवाल का जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स, जबकि वृक्क के भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है और वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। चलिए 72 नंबर सवाल है। किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? तो बहुत आसान सवाल। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के कि विटामिन ई? तो जो इसका सही आंसर है टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, जबकि विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। तो ध्यान में रखिए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जिसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी हो जाती है। 73 नंबर सवाल है। मलेरिया परजीवी निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो 73 नंबर सवाल में मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? स्पोरोजाइट, ट्रोफोजाइट, साइजोजाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा स्पोरोजाइट, ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। यह रोग प्लाज्मोडियम के माध्यम से फैलता है। मलेरिया परजीवी की स्पोरोजोआइट अवस्था संक्रामक होती है। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजोआइट। 74 नंबर सवाल है दोस्तों। चर्चित पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, करेंट से संबंधित ये पुस्तक है, के लेखक कौन हैं? तो 74 नंबर का जो आंसर हो गया संगीत पाल चौधरी, ऑप्शन नंबर सी, संगीत पाल चौधरी लेखक हैं इसके। चलिए आज का 75 और आखिरी नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये भी करेंट अफेयर का सवाल हो गया है। जलाभिषेकम ये मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम अभियान की शुरुआत जल संरक्षण को बढ़ावा तथा भविष्य में जल की संकटों को दूर करने के उद्देश्य से किया है। चलिए तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।